गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग है और सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। भगवान शिव आपकी मनोकामना जो है वो जल्द ही पूर्ण करे और अगली महाशिवरात्रि में आप लोग जो है अपने साथ किसी को लेके जाएं, ऐसी मंगल कामना है ना। क्योंकि मेन उद्देश्य तो यही रहता है ना। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक ठीक है, तो उद्देश्य तो यही है, जीवन का पूरा सार यही है ना। और इसी सार के लिए आदमी साइकिल चला चला के आ रहा है दूर दूर से। ठीक है, तो चलिए खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और भगवान शिव से देखो, पूजा आप लोग जो कर रहे हो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हर पूजा, हर जो भी आप व्रत करते हो सबका कुछ ना कुछ महत्व है। तो भगवान शिव से क्या सीखना है आप लोग को अपनी लाइफ में। जैसे आज का जो दिन है, इस दिन की शुरुआत भी जब करें तो देखो, थोड़ा सा मेरा आदत है समझाते रहने का। तो भगवान शिव से आप क्या सीखोगे? जितना गुस्सा है, जितना अहंकार है, उसको पी जाओ। भगवान शिव हम जानते हैं ना, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है सबको पी लिया। जैसे कि विष कहते हैं, तो विष क्या होता है? विष जरूरी नहीं है कि जो तरल अवस्था में और आपके ठोस अवस्था में हो, उसी को विष नहीं कहते हैं। विष वो भी होता है जो आपके आसपास के जो लोग विषधर होते हैं, वो अगर आपके कान में आकर विष घोल दें तो उसको पी जाना है, उसको रिजेक्ट नहीं करना है। और जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए आपको। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुरंत गुस्सा कर जाते हैं ना, तो गुस्सा मत कीजिए, शांत रहिए। तो आज की महाशिवरात्रि तभी सफल मानी जाएगी जब आप प्रण लोगे कि हमेशा आपका चेहरा जो है वो मुस्कुराता रहेगा, हमेशा आपके अंदर जो है वो सकारात्मक ऊर्जा भरी रहेगी, हमेशा आप जीवन में जो है जितने भी विषधर लोग हैं, है ना, उनकी बातों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और फिर बाकी तो भगवान शिव जो बाद में करते हैं वो तो करना ही है, तांडव वाला, है ना, वो बाद में किया जाएगा। लेकिन अभी जो है उसको जो है सही रखा जाए। उधर मेरी आवाज़ सही आ रही है ना, एक बार मुझे बता दीजिएगा, है ना। और जो भी आप लोग डाउट होगा वो आप डाउट पूछिएगा, साथ में जो है वो अपने नाम भी मुझे मेंशन कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे लिए आसान हो जाएगा। कल क्लास की स्पीड कुछ फास्ट थी, ऐसा मुझे कुछ फीडबैक आया है ना। और तो इसको मैं जो है वो थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करूँगा, है ना। मेरी आवाज़ क्लासरूम रूम नंबर 2 में सही से जा रही है कि नहीं, एक बार आप लोग हाथ उठा के बता दीजिए, है ना। और आज प्रोजेक्टर पे क्लासेस जो है वो सही से दिख रही हैं कि नहीं, वो भी मुझे बता दीजिए। कल की तुलना में जो है वो क्लासेस सही दिख रही है कि नहीं, ये मुझे बता दीजिएगा। एक बार हाथ उठा के बता दीजिए सब लोग। ठीक। तो कल तक हम लोगों ने जो चर्चा की थी उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। और कल तक हम लोग की जो चर्चा थी वो कहाँ से, मौसी के घर से घूम के आ चुके थे हम लोग, माँ के घर घूम रहे थे, क्या माँ के घर के भी घूम के आ गए थे, उसके आगे चले गए थे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्साह में कमी नहीं होना चाहिए दोस्त, है ना। जीवन में कुछ रहे चाहे ना रहे, उत्साह बने रहना चाहिए। ठीक है। एक फिल्म है चक दे इंडिया, देखिए कि नहीं, है ना। देखा करो, ऐसे मोटिवेशनल जो फिल्म्स होते हैं ना वो देखा करो, वो लाइफ में बहुत कुछ आपको सिखा जाएगी। ठीक है। तो कुछ नोट करना था ना मंगल से संबंधित, है ना, उसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं आगे, है ना। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता चला है कल। आप में से इंग्लिश मीडियम कितने लोग हैं? ठीक है। उस रूम में इंग्लिश मीडियम कितने हैं? हाथ उठा दीजिए। ठीक है, तो मैं बाइलिंगुअल ही यूज करूँगा, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करूँगा। ठीक है, तो नोट करते चलिएगा। ठीक है। और आज महाशिवरात्रि के कारण काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो नहीं हैं। ठीक है, तो अब जो नहीं है सो नहीं है। ठीक है, लेकिन कल आएंगे। एक चीज़ और होगा, ये हमारा सोलर सिस्टम आज कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब इस सोलर सिस्टम बेस्ड 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको, जो टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे उसकी प्रैक्टिस जो है, ठीक है। अच्छा, अर्थ से नोट नहीं कराया था, ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक्स थैंक्स। ठीक, तो अर्थ का नोट आपने नहीं किया था, ठीक है, वीनस का नोट किया था, ठीक है, थैंक्स। ठीक, कुछ भी इस टाइप से होगा तो मुझे एक बार वहाँ से जो है वो कमेंट कर दीजिएगा, है ना, तो मैं देख लूँगा। ठीक, तो अर्थ से हम करें, देखो यही टेक्नोलॉजी है ना, है ना।
वहाँ से भी तुरंत आ जा रहा है कि ये नहीं ये हुआ था, यही तकनीक है। चलिए, तो अर्थ के बारे में नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, क्या हेडिंग डाल दीजिए पृथ्वी, और पृथ्वी का जो है वो नोट कीजिए आप लोग। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, नोट कीजिए पृथ्वी, हेडिंग डाल दीजिए पृथ्वी, ठीक है ना। तो पृथ्वी जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का जो है, ठीक है ना, वो एकमात्र ऐसा ग्रह है, लिखिए लिखिए लिखिए, पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का या हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है, जहां जीवन पाया जाता है, जहां जीवन पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग, पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है, और यही कारण है कि अंतरिक्ष से देखने पर, और यही कारण है कि अंतरिक्ष से देखने पर इसका रंग नीला दिखाई देता है। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 4 घंटे लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में, स्पीड फास्ट तो नहीं हो रही, ठीक है, 365 दिन और 4 घंटे लगते हैं। ठीक ठीक, और इसके बाद वही आपका लीप ईयर आ जाता है। इस साल लीप ईयर है कि नहीं है? नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं कहाँ, मंगल की भूमि पर दंगल करने चला जाए, है ना, तो मार्स पे आ जाइए, ठीक है, नोट कर लीजिए। मंगल ग्रह की मिट्टी पे, मंगल ग्रह की मिट्टी में लाल ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, मंगल ग्रह की मिट्टी में लाल ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। इंग्लिश मीडियम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ऑक्साइड, इंग्लिश मीडियम नोट कर लीजिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ऑक्साइड on the surface of Mars, on the surface of Mars, the color of planet Mars is visible red, ठीक है, इंग्लिश मीडियम नोट कर लीजिए, ठीक है ना। That's the reason it's known as red planets, that's the reason it's known as red planet, ठीक है। अंग्रेजी भी साथ साथ में सीखा करो, काम करेगा, है ना, अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी सब एकदम तिकड़ी रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़, सूर्य का चक्कर लगाने में, सूर्य का चक्कर लगाने में इसे 687 दिनों का समय लगता है। 687, 687, ठीक है, ठीक है। मंगल सौर मंडल का चौथा ग्रह है, मंगल सौर मंडल का चौथा ग्रह है, मंगल सौर मंडल का चौथा ग्रह है, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो यूपीपीएससी, अच्छा एक बात मानोगे क्या आप लोग मेरी, अगर ग्रेजुएशन हो आप लोग का, सबके लिए है,
अगर ग्रेजुएशन हो आपका और उम्र 21 साल से ऊपर हो चुकी है तो क्या एक बार यूपी पीसीएस में ट्राई मारा जाए? एक बार कूदा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डूबेंगे, मरेंगे नहीं। ठीक है ना, कोशिश किया जाए ना, कोशिश करने में क्या है। और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो कोशिश किया जाए। ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ठीक है, करते हैं। आपके बाबूजी भी सोच पड़ जाएंगे कि कौन मिला है भाई इन लोग का, इतना दिमाग कौन साफ कर दे रहा है ना। क्या नाम है बहन आपका? एंजिला? अच्छा, ठीक है। हम सोचे एंजिला कहाँ से बलिया में आ गई भाई। ठीक है, तो चलिए, तो आगे नोट कर लीजिए। तो मंगल सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है, नोट कर लिया आपने। पृथ्वी से देखने पर इसका रंग लाल दिखाई देता है। पृथ्वी से देखने पर इसका रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है, कंप्लीट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी का कोई मिस तो नहीं हो रहा है? किसी का कोई मिस तो नहीं हो रहा है? कोई भी डाउट हो तो एक पर्ची पे लिखकर विथ नेम आप वहीं जो है वो पीछे दे दीजिएगा। यहाँ पर्ची भेजने की आवश्यकता नहीं है, पर्ची आप केवल पीछे दे दीजिएगा, वहाँ से मेरे पास जो है वो मैसेज के थ्रू आ जाएगा, है ना। तो कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो लिख के आप भेज दीजिएगा। उस क्लास में कौन लोग हैं जो यूपी पीसीएस में ट्राई करना चाहते हैं, एक बार हाथ बताओ, उठाओ। तो फिर हम एक कोई क्रैश कोर्स प्लान करेंगे पीसीएस के लिए, है ना। उस क्लास में जो भी हैं पीसीएस के लिए कितने लोग हो, हाथ उठा दो एक बार। अभी मई में होगा पीसीएस का एग्ज़ाम, है ना, तो एक बार हाथ उठा देना। और कोई भी प्रश्न होगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए पीसीएस के लिए करते हैं कुछ शानदार काम। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, जो पढ़ाएंगे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। जो पढ़ाएंगे क्वेश्चन वहीं से। अच्छा, तीसरी चीज़, करेंट अफेयर्स भी मेरी जिम्मेदारी है ना। तो करेंट अफेयर्स में 99.9999% क्वेश्चन फंसाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है ना। और टोटल आपके जीके जीएस में भी 99.999%। इसका मतलब ये मत कहना कि पेपर में लिख करता हूँ। ठीक है ना। आईएएस वाले बच्चे कहते हैं जब मेंस में ज्योग्राफी में 6 के 6 क्वेश्चन मेंस में फंस जाते हैं, जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2। अभी आप जैसे अनअकैडमी के चैनल पे जाओगे ना, तो सुबह 9 बजे मेरी क्लास चलती है, डीएनए, डेली न्यूज़ एनालिसिस। मेरी डीएनए चलती है, अंकित अवस्थी की आरएनए चलती है। ठीक है ना, है तो एक ही हम लोग। ठीक है, तो वो रियल न्यूज़ एनालिसिस है, मेरी डेली न्यूज़ एनालिसिस है। तो मेरा अभी बीच में बंद था, लेकिन फिर से मैंने कल से उसको शुरू कर दिया है, डीएनए, है ना। और उन्होंने आरएनए शुरू कर दिया है कल से। ठीक है, तो डीएनए जो सेशन है, उस सेशन में जब मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इन सब को एनालाइज करता हूँ, तो अभी तक लगातार 4 सालों से, क्योंकि 4 साल से मैं अकेडमी पे हूँ, तो लगातार 4 सालों से जो पेपर 2 होता है, सुना होगा ना आपके आईएएस में 4 पेपर लिखने होते हैं जीएस के। तो पेपर जो 2 होता है, जिसमें इंडियन पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, ये होते हैं, तो 20 में से अभी तक 4 साल का यही है कि 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन मैक्सिमम जो फंसा है हूबहू, वो 20 में से 17 क्वेश्चन फंसे। ठीक है, पेपर 3 20 में से 11 क्वेश्चन, और पेपर 4 में पढ़ाता ही नहीं, इथिक्स में पढ़ाता नहीं हूँ, तो वह पेपर 1 जो ज्योग्राफी जिसमें आता है उसमें 6 के 6 क्वेश्चन। ठीक है, और उसका अगर होगा तो अनअकैडमी का जब मैं टेलीग्राम का चैनल आपको खोल के दिखाऊंगा, और आप इस साल जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसको भी अगर आप उठाओगे तो आपको हूबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो सारे टॉपिक पढ़ाए हुए। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर, उसके पीछे कारण क्या है कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है, और द इंडियन एक्सप्रेस, और एक तीसरा होता है डाउन टू अर्थ, है ना, इन 3 को ही मैं एनालाइज करता हूँ। ठीक है, और आयोग इन्हीं में से प्रश्न बनाते हैं, समझ गए। तो भैया जहाँ से आयोग प्रश्न बनाते हैं वहीं से हम पढ़ाते हैं। तो इसलिए बच्चों टैगलाइन दे देते हैं कि आयोग प्रश्न वहीं से बनाते हैं जहाँ से अनूप सर पढ़ाते हैं।
ठीक है, तो फंस जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्ञानी, हम ज्ञानी वानी कुछ नहीं है। सिलेबस जो होता है, अगर आप सिलेबस के साथ साथ चलोगे ना, तो हर एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो। बात समझ रहे हो? आप चाहे कांस्टेबल की तैयारी कीजिए, चाहे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, अगर आप सिलेबस को फॉलो कर रहे हो, समझ रहे हो, चाहे वो मैथ्स हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया, तो आपके लिए हर परीक्षा ईजी हो जाएगी। और बिना ट्रैक का बस होता है ना, चलते जा रहे हो, तो कोई परीक्षा नहीं निकलेगा। तो सिलेबस को पकड़े रहो। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एमटीएस का भी एग्ज़ाम दोगे ना, तो एक बार सिलेबस आपको याद होना चाहिए कि है क्या। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट एमटीएस का भी शायद एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो आप में से सिलेबस कितने लोगों को पता है? फॉर्म सब भर रहे हैं, सिलेबस पता ही नहीं है ना? तो आपकी जो तैयारी है वो क्या हो रही है? बिना, समझ रहे हो ना, बिना सिलेबस के हिसाब से तैयारी हो रही है। आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से जब करोगे एग्ज़ाम ईजी है। तो लड़ाई बड़ी हो चाहे छोटी हो, रणनीति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना? रणनीति के साथ जब आप काम करोगे तो बड़े से बड़ा परीक्षा भी आपका निकल जाएगा, और बिना रणनीति से काम करोगे तो कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। रणनीति से करोगे तो आईएएस का एग्ज़ाम भी 1 साल में निकल जाएगा। आईएएस का एग्ज़ाम बहुत हार्ड नहीं होता है, ठीक है, और कांस्टेबल का एग्ज़ाम बहुत ईजी नहीं होता है। दोनों एग्ज़ाम ईजी है और दोनों एग्ज़ाम हार्ड है। सब डिपेंड करता है कि आप कैसे लगे हो। बात मेरी समझ में आ रहा है ना? तो कुछ भी हार्ड नहीं, कुछ भी ईजी नहीं, एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर स्ट्रेटजी, है ना? सभी कुछ जो है वो क्या है, आपके रणनीति के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तो समझिएगा, जैसे कबड्डी खेलते होगे तो एक रणनीति के साथ खेलते होगे ना, इसको जाके लात मार के आना है ना, इसको जाके हाथ मार के आना है। तो एक स्ट्रेटजी होती है कि ऐसे चले जाते हो और जाके घूम फिर के आ जाते हो। आप जब जाते हो तो आपका दिमाग क्या होता है कि जाएंगे ऐसे, लेकिन आंख रखेंगे इस पे, लेकिन हाथ मारेंगे उसको। यही होता है कि सामने वाला सोचे कि इसको देख रहा है और वो घेरने आया तो उसको हाथ मार के आता। यही होती है रणनीति, ठीक है? तो इसी के साथ करना है ना? प्रवचन समाप्त और लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? पृथ्वी की तरह मंगल भी, पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। ठीक है, एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है, ठीक है। मंगल पर 1965 में, ठीक है ना, 1965 में पहला उपग्रह मैरिनर 4 भेजा गया था। पहला उपग्रह मैरिनर 4 भेजा गया था। तो कृपया करके मुझे रिप्लाई करेंगे कि मैरिनर 10 कहाँ भेजा गया था? बुध पे, ठीक है। चलिए, 19, गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद काफ़ी सारे ग्रह भेजे गए, जिसमें एक ग्रह आपको क्या देखने को मिलता है, आपके यहाँ से कौन सा भेजा गया है? हाँ, मंगल, मंगल है ना, क्या कहते हैं उसको? मॉम, है ना, मॉम नाम है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए, भारत का मंगलयान भी, भारत का मंगलयान भी, भारत का मंगलयान भी मंगल की कक्षा में स्थापित होकर, मंगल की कक्षा में स्थापित होकर अपना कार्य कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, ठीक है, ठीक है। मंगल की सतह का तापमान, द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द मार्स, मंगल की सतह का तापमान, द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द मार्स, ठीक है ना, मंगल की सतह का तापमान 133 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में बदलता रहता है। अब सोचो 133 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या स्थिति होगी वहाँ की, है ना? अगर आदमी होता तो क्या होता वहाँ? हाँ, चिकन फ्राई बन जाता उसका है ना ठीक है। और उसके बाद फिर कोल्ड कॉफ़ी बन के आता, 27 पे ठंडा हो जाता है ना? हाँ,
अच्छा नॉर्मल होता है, मतलब उसके कंपेयर में तो ठंडा हो जाता है ना, जो जहाँ से जल के उसका पूरा निकला रहता है उसके कंपेयर में तो मतलब खाने लायक हो गया रहता। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब मंगल के उस पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा माउंटेन जो आपको नज़र आ रहा है ये आपको देखने को मिल रहा है ना। अब ये मत कहना सर ऐसे तो कई लोगों के मुंह पे पिंपल्स नज़र आते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। देख रहे ये देखो ये माउंटेन है, ये माउंटेन, ये अब ये जो माउंटेन नज़र आ रहा है इस माउंटेन्स की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 24 किलोमीटर इसके धरातल से, 24 किलोमीटर। तो नोट कर लीजिए, जिसका नाम क्या है, नाम है इसका ओलिम्प मोन्स। क्या नाम है, ओलिम्प मोन्स। ओलिम्प मोन्स, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा माउंटेन है और ये केवल मंगल का नहीं है, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 24 किलोमीटर, कितनी, 24 किलोमीटर, किलोमीटर में, और फिट में कितना, 78,000 फिट। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और व्यास जो है यानी कि जो डायमीटर है इसका ये कितना है, 500 किलोमीटर, ठीक है ना। 500 किलोमीटर जो है ये इसका डायमीटर है, ठीक है। अब ये सारा फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए, ये सारा फैक्ट है। अब इस फैक्ट में से कुछ नहीं आपके बाहर जाएगा। और कल हम 50 MCQ संडे के दिन जो है वो यूट्यूब पे आप 50 MCQ का प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। सोलर सिस्टम से टॉप 50 क्वेश्चन जिसके बाहर अब एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि पूरे वीक जो पढ़ेंगे उसका संडे को जो है हम टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन, तो ऐसे क्या होगा आपका चलता रहेगा। और करंट अफेयर्स का मैं आपको एक लिंक पकड़ाऊंगा रोज यूट्यूब का, जिसमें आप क्या करेंगे कि डेली के जो टॉप 15 क्वेश्चन है, डेली के 15 क्वेश्चन, तो महीने में कितने हो गए, 450, साल में कितने हो गए। मैथ्स किसका स्ट्रांग है, मेरा तो नहीं है, आप में से किसका स्ट्रांग है। तो कैलकुलेट कर लो उतने क्वेश्चन, फिर बाहर कहाँ से जाएंगे, ठीक है ना। फिर बाहर तो जाएंगे नहीं, है ना। पढ़ लो यार, फिर ये नहीं सोचना है कि कट ऑफ पार हो रहा है कि नहीं, फिर ये सोचना है कि टॉप में हम ही बैठे हुए हैं। फिर टेंशन वेंशन मत लीजिएगा, पेपर दे के आइएगा और फिर कट ऑफ मत खेलिएगा, फिर एकदम आराम से सो जाइएगा 2-4 दिन तक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने ओलिम्प मोन्स के बारे में लिखा है। दूसरा कौन सा है, थार्सिस। दूसरा कौन सा है, थार्सिस। इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 किलोमीटर, ठीक है ना। कितना है, 10 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 4000 किलोमीटर। कोई भी प्रश्न हो तो बेहिचक प्रश्न लिख के भेजिए, लेकिन साथ में नाम मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अगला तीसरा कौन सा है, तो तीसरा जो है उसका नाम है वेलस, ठीक है ना, वेलस मारिनेरिस। ठीक है ना, वेलस मारिनेरिस। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है, ठीक है ना, वो कितनी है, लंबाई, ऊंचाई नहीं, लंबाई 4000 किलोमीटर। लंबाई जो है वो कितनी है, 4000 किलोमीटर। लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। लंबाई कितनी है, 4000 किलोमीटर, ठीक है। चौथा, फोर्थ कौन सा है यहाँ का इंपॉर्टेंट, हेलेसा प्लेंटिया। हेलेसा प्लेंटिया। अब हेलेसा प्लेंटिया के बारे में अगर हम बात करें
तो ये कितना है, तो ये कहाँ पाया जाता है। अब आपसे एक प्रश्न और भी पूछ सकता है, मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा पर्वत पाया जाता है, तो हेलिसा प्लेंटिया। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी ध्रुव पर। एक काम और कर लीजिएगा आप लोग, 12-14 रुपए का आता है हाइलाइटर, या 20 रुपए का आता होगा हाइलाइटर, हाँ जो भी, वो ले लीजिएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट नज़र आ रहे हैं ना, उसको हाईलाइट साथ साथ में करते चलिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, अभी जैसे आज तो मान लीजिए नहीं होगा, तो आज के बाद खरीद लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास से क्या होगा, जब भी तो उस पर ना हाईलाइट करते रहिएगा साथ साथ में, पेन के साथ बगल में रखिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप शाम को रिवाइज करोगे ना, ठीक है, तो आपके सामने आपको पता रहेगा कि बाकी सारी कहानियाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ठीक है, और पढ़ते समय आपको क्या करना है, रोज थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, है ना, शेड्यूल को लेकर क्या कीजिएगा। जब आप सुबह उठते हैं, है ना, तो सुबह कब उठोगे, जब रात को सोओगे, तो रात को सोने से पहले आप दूसरे दिन का पूरा एक प्लान बना लीजिए कि मुझे कल क्या क्या करना है। बात समझ रहे हो, जैसे आज रात को अगर आप सोओगे, तो कल का आपका प्लान होना चाहिए कि मुझे ये पूरा पढ़ लेना है, ये पूरा पढ़ लेना और ये पूरा पढ़ लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो कि मैं अपने आईएएस वाले स्टूडेंट के साथ कराता हूँ, वो क्या होता है कि कभी आप लोगों ने अपने टाइम को मॉनिटर किया है कि आप पूरे दिन भर में एक एक मिनट में आपने क्या किया है। किसी ने नहीं किया होगा, मॉनिटर करते हो, बहुत बढ़िया करते हो, जो भी स्टूडेंट करते हैं बहुत शानदार करते हैं। आप अपने टाइम को मॉनिटर कीजिए, है ना, आप कितने बजे पढ़ने बैठे हैं वो नोट कर लीजिए, कितने बजे उठ रहे हैं वो नोट कर लीजिए, फ़ोन पर किसी से कितने देर बात कर रहे हैं वो नोट कर लीजिए। मान लीजिए 2:05 पर आपके पिताजी का फ़ोन आ गया है, तो पिताजी का फ़ोन आएगा तो 2:06 पे कट जाएगा, क्योंकि बाबूजी से लोग 1 मिनट बतिया लें, वो बहुत बड़ी बात है। माँ का फ़ोन आ जाए तो हो सकता है 10 मिनट, और बाकी किसी का है तो फिर समय का पता ही नहीं चलता, है ना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, है ना, और फिर रात से लेकर सुबह तक, है ना, तुम बात करो, है ना, तो वो बात चलता रहता है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो उसको ब्रेक कर दीजिएगा। अगर लाइफ में ऐसा अगर आपके साथ कुछ हो रहा हो, तो उससे पहले ब्रेक कर लीजिए, अगर जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये सब ग्रह होते हैं। राहु, केतु और शनि से बड़ा ग्रह एक ये होता है, जिसको प्रेम ग्रह कहा जाता है। तो उसको साइड कर लीजिएगा, वो आपके जीवन में बाधक है। जब आप छलांग मारना चाहोगे तब आपके पैर को पकड़ के खींच देंगे, है ना, और उनमें एक ही शक्ति होती है जिसको कहते हैं भावनात्मक शक्ति, है ना। तो ये भावनाएं आपको जो है वो क्या करेंगी, बर्बाद कर देंगे, है ना, और लास्ट में कुछ नहीं होगा, है ना, लास्ट में कुछ नहीं होगा, बस यही होगा कि हो सकता है कि उसकी शादी में आप न्योता कटवाने गए हैं, है ना, 51 रुपये मेरे तरफ से काट लीजिए, यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है ना, कुछ नहीं होने वाला है। अब बहुत होगा तो ये हो सकता है कि पूड़ी उड़ी चला रहे हो, अगर अगल बगल की कोई है, पानी वानी चला रहे हो, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है ना। कोविड के समय हमने देखा था बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो रो रो के फ़ोन करते थे मुझे कोविड में। क्यों कि सर जिसके साथ सपने हमने सजोए थे, है ना, वो तो किसी और की हो गई या किसी और का हो गया। तो क्या भैया अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जब कहा था पढ़ने को तो तब तो तुम चटिया रहे थे, ठीक है, अब वो लतिया के चली गई तो अब क्यों मेरे पास आ रहे हो, ठीक है। तो कोविड ने ये जीवन में जो है वो सबको समझा दिया है, यही समझाया है कि जीवन में आपके पास बस एक ही विकल्प है और वो है पढ़ाई, बाकी सब जो है ऑफ जाऊँ, ठीक है, बाकी सारी चीज़ जो है वो क्या है, मोह माया है ना। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। अब ये आपको कुछ ज्वालामुखी नज़र आ रहे हैं, कहाँ, मंगल के ऊपर, और ये आपको क्रेटर नज़र आ रहे हैं, क्रेटर का मतलब खाई की तरफ, ठीक है ना, तो ये क्रेटर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में लिखिए। तो मंगल की सतह पर, मंगल की सतह जो कि काफ़ी पुरानी है, मंगल की सतह जो काफ़ी पुरानी है, ठीक है, मंगल की सतह जो काफ़ी पुरानी है, उस पर काफ़ी अधिक या अत्यधिक मात्रा में क्रेटरों की उपस्थिति है, अत्यधिक मात्रा में क्रेटरों की उपस्थिति है। लॉट्स ऑफ क्रेटर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, ठीक है ना।
लेकिन वहाँ कुछ घाटियाँ, पहाड़ियाँ और पठार भी हैं। घाटी मतलब वैली, पहाड़ियाँ मतलब हिल्स, और पठार मतलब प्लेटू। ठीक है, ठीक है। मंगल का वातावरण पतला है या संकीर्ण है। द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स इज नैरो और थीन। मंगल का वातावरण संकीर्ण है या पतला है ना। द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ मार्स इज थीन। इस ना लिख के आर लिखो, है ना, ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाएगा, इस आर लिखो। ठीक है, क्लियर है। अब कौन कौन से गैस मिलते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो गैस मिलता है वो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, 95.3%। 95.3% क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड है। 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। ठीक है, उसके बाद 2.7% नाइट्रोजन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फिर क्या है, 1.6% आर्गन आपको देखने को मिलेगा। 1.6% आर्गन देखने को मिलेगा। ठीक है, 0.15% ऑक्सीजन मिलेगा। 0.15% ऑक्सीजन मिलेगा और 0.03% जलवाष्प मिलेगा। अच्छा, 0.03% मैंने जलवाष्प बोला। पृथ्वी के भी वायुमंडल में इतने ही अमाउंट की कोई गैस पाई जाती है। कौन सी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पता है ना, पढ़ा है ना, 0.03%। याद आ रहा है, NCERT में जब देखोगे तो मिलेगा। ठीक है, तो 0.03% जो है वो क्या है आपका, वाटर वेपर यहाँ पाया जाता है। क्लास नंबर 2 सभी को समझ में आ रहा है? कोई समस्या तो नहीं दोस्त? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं दोस्त किसी को? आवाज़ एकदम सुस्पष्ट है। ठीक है, चलिए। अब ये देख रहे हैं आप, आपको क्या दिख रहा है? ये आपको मंगल दिख रहा है, और इसके बगल से ये आपको क्या नज़र आ रहा है? एस्ट्रॉइड्स नज़र आ रहा है, क्षुद्र ग्रह नज़र आ रहा है। क्षुद्र ग्रह की पेटियां आपको नज़र आ रही, ये देखिए, मिल रही हैं ऐसे। ठीक है ना। अब सोचो कि इसके बीच में अगर चले जाओगे तो क्या होगा? थर 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 ऐसा लगे कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है, कोई पत्थर बरसा रहा है ना। ठीक है, तो ये आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में बात किया, तो पूरे सोलर सिस्टम को आप क्या कर सकते हो, दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है ना। शुरू के जो चार हैं, कौन कौन से? ठीक है, इसको आप क्या कहोगे? टेरेस्ट्रियल। तो आपको देखने को मिल रहा है द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। मरकरी आपको नजर आ रहा है, वीनस नजर आ रहा है, अर्थ नजर आ रहा है, और मार्स। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? पृथ्वी तुल्य ग्रह। तो लिख लीजिए अपने से। ठीक है ना। या इनर प्लैनेट्स के नाम से, या आंतरिक ग्रहों के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसा लिखिए, सूर्य के समीप के चार ग्रह। सूर्य के समीप के चार ग्रह। सूर्य के समीप के चार ग्रह। सूर्य के समीप के चार ग्रह जिन्हें आंतरिक ग्रह या पृथ्वी तुल्य ग्रह कहा जाता है। आयोग कुछ भी पूछ सकता है, आंतरिक ग्रह, पृथ्वी तुल्य ग्रह, है ना। जिन्हें आंतरिक ग्रह या पृथ्वी तुल्य ग्रह कहा जाता है, कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, ये जितने भी आपके ग्रह हैं वो सारे ग्रह नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब उस ग्रह में देखिए, ये सबसे ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, बुध, मरकरी, है ना। फिर उसके बाद क्या नजर आ रहा है, वीनस। फिर क्या दिख रहा है, फिर और फिर वो सीरस, उसको हटा दो, है ना। इधर क्या दिख रहा है, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब थोड़ा इसमें सबकी दिशा देखो, मरकरी की दिशा क्या दिख रही है, कैसे, किधर, ये तीर दिख रहा है इस पे मरकरी पर, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। वीनस पे क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, क्लास नंबर 2 में भी दिख रहा है ना, बता दीजिएगा। अर्थ का कैसे है, मार्स का कैसे है, ठीक है, जुपिटर का कैसे है, सैटर्न शनि का कैसे है, यूरेनस का कैसे है, कैसे है यूरेनस का, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वो कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको दिख रहा है ना। तो ऐसे ही घूमता है, ठीक है ना। प्लूटो का कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, और सेरेस का है, और ये दोनों क्या है, आपके बौने ग्रह है, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा और कौन कौन से बौने ग्रह थे, एक एक करके बोलो, कौन कौन से, हाँ ठीक, सबसे लास्ट, खड़े होके बोलो भाई, पहली गलती, ठीक है, 2 गलती और नहीं होनी चाहिए, पहली गलती, हाँ बैठ जाओ, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़, मैं किसी का भी कॉपी अभी स्टार्ट नहीं हुआ था तो पहले मैं बात कर रहा था, पहली गलती 2 बार और होगी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। इसका मतलब क्या है, क्या करना है, एंट्री करने से पहले कॉपी पलट लेना है ना। और ये आपकी भलाई के लिए है ना, क्योंकि अभी तो शुरुआत है ना, जब धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम किसी भी कॉपी उठा के चेक कर लेंगे, तो इसलिए आपके नोट्स जो है वो एकदम प्रॉपर होने चाहिए। राइटिंग कैसा है, सुंदर बना है कैसा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, है ना। रफ पेज पे लिख रहे हो या 500 रुपये वाले कॉपी पे लिख रहे हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, जो है वो एक जगह आपका होना चाहिए, ठीक है। राइटिंग कितना गंदा उससे मुझे नहीं मतलब है, आप पढ़ ले रहे हो ना बस, क्योंकि पढ़ना आपका नोट्स आपको खुद ही है, ठीक है। चलिए, अब आपके स्क्रीन पर जो ये नज़र आ रहे हैं, ये 4 ग्रह हैं, कौन कौन से, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनको हम क्या कहेंगे, आउटर प्लैनेट्स, या दूसरा क्या कहेंगे, जोवियन प्लैनेट्स, या तीसरा क्या कहेंगे, गैसियस प्लैनेट्स, ठीक है ना। तो 3 नाम इनका देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, सौर मंडल के 4 बाहरी ग्रहों को या बाह्य ग्रहों को बृहस्पति तुल्य या गैसीय ग्रहों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका लिखा है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। क्लास थोड़ी लंबी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं इसको ख़त्म करूँगा आज, है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके स्क्रीन पर कौन दिख रहा है, जुपिटर है, दिख रहा है, देखने में बड़ा सुंदर सा लग रहा होगा, ठीक है ना। और ये हमारे सौरमंडल का क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो सूर्य से कितने नंबर पे है ये, 5वें नंबर पे, ठीक है ना। और जितने भी आपके टोटल ग्रह हैं
ठीक है ना। तो इसमें इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब मास जो है, वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। अगर हम पृथ्वी से कंपेयर करें तो पृथ्वी से 318 गुना ज़्यादा इसका, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको देखने को मिल रही है, नोट करते चलो साथ साथ में, ठीक है। बृहस्पति, 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 बृहस्पति हमारे सौर मंडल का 5वां ग्रह है। हमारे सौर मंडल का 5वां ग्रह है। हमारे सौर मंडल का 5वां ग्रह है, ठीक है ना। यह ग्रह बाकी सभी ग्रहों के द्रव्यमान का 2 गुना है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 318 गुना ज़्यादा है और आकार में 1300 गुना, साइज में 1300 और मास में 318। आकार में 1300 गुना, 1300, 1300। ठीक है ना, 1300, ठीक है। ये जुपिटर के जो है वो मून्स है। टोटल मून्स जो यहाँ आपको 79 दिख रहे हैं, इसको काट के 83 कर लीजिए, ठीक है ना, दिख रहा है। तो ये लिखिए जुपिटर के जो भी मून्स हैं कौन कौन से हैं, तो आपको दिख रहे हैं कैलिस्टो, आयो, यूरोपा और गैनीमेड, ठीक है। 4 जो हैं वो आपके इनर मून्स हैं इसके, कौन कौन से, मेटिस, एड्रेस्टिया, एमेल्थिया और थेबे। और 4 गैलीनियन मून्स हैं, कौन कौन से, गैनामाइड, कैलिस्टियो, आयो और यूरोपा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो ऐसे ही जैसा दिख रहा है वैसे पहले छाप लो, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं, ठीक है। छाप लो। अच्छा, बृहस्पति के बारे में छापते रहो, जो भी बोल रहा हूँ वो लिखने लायक चीज़ें नहीं है। बृहस्पति के बारे में आप क्या जानते हो? हिंदू धर्म में बृहस्पति को क्या माना जाता है? गुरु। हर बृहस्पतिवार को केला के, यानी कि माना जाता है कि विष्णु जी का वो गॉड्स ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो माना जाता है, जैसे कि मान लो कि जैसा हम ही को किसी ने कह दिया तो हमने धारण कर लिया कि पुखराज धारण कर लीजिए, है ना। तो इन्हें देवताओं का राजा कहा जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए चारों नाम जो दिख रहा है आपको पहले, फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, नोट हो गया सबका। मैंने कहा कि बृहस्पति को जो है वो हिंदू धर्म में जो भी चीज़ें हैं वो बहुत काम की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बार बृहस्पति को जो है वो 1610 में, कब, 1610, इसमें किसने देखा था? गैलीलियो ने। किसने देखा था?
ठीक है ना 1610 में किसने देखा था? गैलीलियो में देखा था। और इसके सबसे अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके जो 4 आपको ग्रह, आपको ये बड़े जो आपको उपग्रह नज़र आ रहे हैं वो आपको देखने को मिल ही रहे हैं। यूरोपा है, आपका गैनेमाइड है, कैलिस्टियो है और आयो जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब बृहस्पति के ऊपर ये जो लाल लाल आपको देखने को मिल रहा है ना, ये क्या है? ये इसके ऊपर जो गैस है, क्योंकि यहाँ गैस ही गैस है और कुछ नहीं है, तो ये गैस का जो बवंडर चलता है ना, जैसे कि आप अपने यहाँ क्या देखते हो, जब आंधी तूफान आता है तो हवाएं एकदम तेज गति में चलती है ना, तो यहाँ भी ये जो आपको लाल लाल नजर आ रहा है वो इसके ऊपर जो गैसें उपस्थित हैं उनका बवंडर है। और कहा जाता है कि ये बवंडर इतना ज़्यादा है कि इसमें 3 पृथ्वी जो है वो डूब जाएगी, समा जाएगी। तो सोचो कितना हैवी जो है वो बवंडर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये जो लाल लाल नजर आ रहा है ना, तो इसके बारे में कहा जाता है कि बृहस्पति का क्या है, रेड आई के नाम से भी जाना जाता है। तो मन करे तो इसको नोट कीजिए, नहीं मन करे तो मत नोट कीजिए, क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हो सकता है पूछ ले, तो स्टार मार के लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी लिख लीजिए। कुछ पता नहीं है ना, मान लो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फर्जी में डाल दिए। जैसे मुझे याद है कि पीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी को कंधा देने वाला दूसरा मुस्लिम कौन था, उनके सैया को। भैया ये कौन, वो कहता है ना, मतलब क्वेश्चन कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ भी बना दो। और ये आयोगों की बदमाशी होती है, 2-4 क्वेश्चन जानबूझ के वो डालते हैं ऐसा। अब पता नहीं होश में लिखते हैं कि कुछ मादक पदार्थों का सेवन करने के बाद क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन होता है ये, हर देखोगे। बस एक ही आयोग जो है जल्दी वो नहीं करता है, लेकिन उस पर भी कलंक लगा है, और वो है यूपीएससी। तो यूपीएससी कुछ गलती नहीं करता है, बस एक ही गलती करता है, वो करता है हिंदी में भयंकर मिस्टेक। तो 2014 में जब आप मेरे फेसबुक के प्रोफाइल पर जाके आप मुझे चेक करोगे तो आपको, भाई छात्र जीवन में सभी आंदोलन करते हैं, तो हमने भी आंदोलन किए हैं। बस अंतर है कि ये आंदोलन जो है वो प्रधानमंत्री के आवास के सामने था, आप यहाँ वो करेंगे। ठीक है, और तो ये आंदोलन यूपीएससी के गेट पर था, प्रधानमंत्री के आवास के सामने था, लेकिन हमारे आंदोलन का जो है वो फ़र्क पड़ा था कि प्रधानमंत्री को खुद उस पर जवाब देना पड़ा था, गृह मंत्री को जवाब देना पड़ा था खुद, और राजनाथ सिंह को खुद आना पड़ा था। तो एक आंदोलन है 2014 का जिसको सीटेट हटाओ आंदोलन के नाम से जानते हो। सीटेट समझते हो ना? ठीक है ना, सॉरी सीटेट नहीं, सी सेट, तुम लोग के बीच में हम सीटेट बोले, सी सेट है ना, यूपीएससी और पीसीएस में सी सेट है, उसको लेकर आंदोलन था। क्यों? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के बीच में बड़ा बवाल हो रहा है। जैसे कि अब समझो इतना मजाक, जैसे गूगल ट्रांसलेट में जब कुछ डाला जाता है तो जैसे स्टील प्लांट, स्टील प्लांट किसको कहते हैं? उद्योग कारखाने। अब यूपीएससी क्या बनाता है, लिखता है, ठीक है, स्टील प्लांट को लोहे के पौधे। ठीक है, अरे मतलब भयंकर भयंकर। ठीक है, मिस्टेक नहीं कहते उसको, ब्लंडर कहते हैं, है ना, मिस्टेक का दादा ब्लंडर। और मतलब इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद कॉपी चेक करने में हुआ कि भाई हिंदी माध्यम की कॉपी जो है वो ऐसी चेक होती है, वैसे चेक होती है, ये होती है। तो खूब सारे वो आंदोलन, अभी भी गूगल पे जाके वो सब सर्च मारोगे तो उस समय के आंदोलन मुखर्जी नगर के नज़र आ जाएंगे। तो कुल कहने का मतलब है कि जब कुछ नहीं मिलता है तो परेशान करने के लिए 2-4 फंसा दिए जाते हैं। और उस पर उत्तर प्रदेश बहुत आगे है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत आगे है इसमें। 150 क्वेश्चन अगर पीसीएस में पूछेगा तो मान के चलो कि 5 क्वेश्चन गलत है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन जो है विवाद में है, तो मेरिट बनेगा 140 पर। और बिहार इसमें स्मार्ट है, बिहार को पता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या किया है, 2 ऑप्शन बढ़ा दिया है, एक है उपरोक्त में से सभी और एक है उपरोक्त में से कोई नहीं। लो भैया, अब कोर्ट ही नहीं जाओगे। क्यों बोल देगा हमने तो ऑप्शन दिया था ना उपरोक्त में से कोई नहीं, उसमें मार दो। ठीक है, या कोई कहेगा कि 2 ऑप्शन सही है तो कहेगा मैंने दिया तो है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार तीजा है इसमें, उसने ऐसे करके फंसा दिया। और बच्चे यहीं जाके फंस जाते हैं, बहुत पढ़े पढ़े बच्चे जो होते हैं उनको सब कुछ पता रहता है, लेकिन जब होता है कि उपरोक्त में से एक से अधिक वाले में डाउट आ जाता है, तो यहाँ फिर मेरिट गड़बड़ाने लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। तो यह सब आयोग की बदमाशी होती है, वो अपना जो भड़ास होता है ना वो आप लोग के ऊपर निकाल देते हैं। ठीक है, अब मान लो हुआ क्या होगा कि घर में झगड़ा हुआ होगा और उसी दिन पेपर सेट करने के लिए बोला गया होगा, तो कर देते हैं। जैसे आप ही के यहाँ जैसे कॉपी टीचर जांचने उचने आते होंगे, पता लगा सवेरे जो है वो निकलते निकलते श्रीमती जी के साथ हो गया होगा, तो पहली कॉपी जिसकी भेटाई पता चला उसी को कम नंबर दे दी, पूरा भड़ास निकाल दिया उसी पे। ये बड़ा होता है ये सब
तो इसलिए जो है वो भारत में इसको लेकर जो है बड़ा चलता भी है कि भाई होशो हवास में जो है, और इसीलिए जब यूपीएससी की जब कॉपी चेक करने वाली जो टीम होती है ना, उनको फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज इन द सेंस कि उनको ना घर से बात करना, ना यहाँ बात करना, वहाँ ना बात करना, उनको एक जगह पर रख दिया जाता है। आप किसी के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। आप फैमिली वालों से भी जो बात करना होगा वो आप लैंडलाइन पे बात करेंगे, ऑफिस के लैंडलाइन से, और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, 1-2 मिनट उसके बाद। क्यों? क्योंकि वो कॉपी चेक कर रहा है ना। तो इसलिए यूपीएससी अभी तक जो है इस पर दाग नहीं लगा है। ठीक है। तो भाई जब बात ही नहीं करोगे तो भड़ास किसकी निकालोगे? वो तो चाहेगा बढ़िया है यार, आज़ादी मिली घर से कुछ दिन के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ ठीक है। तो ये आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रह जो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ये कौन सा है? सैटर्न, यानी कि शनि। और ये इसके चारों तरफ आपको क्या नजर आ रहा है? ये ठीक है ना, इसके रिंग्स नजर आ रहा है, जिसको हम छल्ला कहते हैं। ठीक है ना। जब इसको पहली बार गैलीलियो ने देखा था तो कहा था कि तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके 2 कान हैं। ठीक है। तो और इसको एक चीज़ और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सौरमंडल का गहना कहा जाता है। ठीक है। तो आयोग का कोई भरोसा नहीं है, कह सकता है कि कौन सा वो ग्रह है जिसको सौरमंडल का गहना कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके रिंग्स को थोड़ा सा ध्यान से और देखिए, है ना। ये देखिए, इस पे जो रिंग है ना, कौन कौन सा रिंग है इसको देखिएगा। अब ये रिंग मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आयोग पूछ सकता है कि इसमें से कौन से रिंग उपस्थित नहीं होते हैं या कौन से रिंग उपस्थित है। ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, देख लीजिए। सबसे पहला आपको कौन सा रिंग देखेगा? तो डी रिंग, तो याद रखिएगा। सी रिंग 2 हो गया, बी रिंग, ठीक है, ए रिंग, ठीक है, एफ रिंग, है ना, और एक जी रिंग आपको देखने को मिला। ठीक है। ई रिंग देखने को मिला, तो सबसे बाहर। तो ये पूछ सकता है। अब इसमें कौन सा रिंग आपको देखने को नहीं मिला? ए दिखा, बी दिखा, सी दिखा, डी दिखा, ई दिखा, एफ दिखा, है ना। तो टोटल 6 रिंग। जी दिखा, तो टोटल 7 रिंग है ना। अब इसमें से पूछ सकता है कि सबसे पहला रिंग कौन सा है, सबसे बाहरी रिंग कौन सा है सबसे, तो ये आप देख सकते हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है, नोट कर लीजिए इसके बारे में। ठीक है। लिख लीजिए, शनि लिखिए या सैटर्न लिखिए। इस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। इस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, इसलिए इसे छल्लों वाला ग्रह भी कहा जाता है। छल्ले समझ रहे हैं ना, रिंग जैसे कहते हैं ना, चाबी के छल्ले, की रिंग जिसको कहते हैं, उस हिसाब से समझिएगा। इसलिए इसे छल्लों वाला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। शनि को कभी कभी शनि को कभी कभी ठीक है ना, शनि को कभी कभी शनि को कभी कभी सौर मंडल का गहना भी कहा जाता है। सैटर्न में लिखिए। ठीक है ना, सौर मंडल का गहना यानी कि ऑर्नामेंट्स ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है ना, ऑर्नामेंट्स ऑफ प्लैनेट, हाँ, ऑर्नामेंट्स ऑफ प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका सौर मंडल का जो है वो क्या है, आपका छठवां ग्रह है ना। तो 6th प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है। और उसके बाद साइज के बारे में अगर हम बात करें तो ये टॉप सेकंड है ना। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? जुपिटर। सेकंड नंबर पे कौन सा हो गया? सैटर्न हो गया। ठीक है। क्लियर हो गया? इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में। हम्म, ठीक है। अब ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं व्यक्ति का नाम जो है गैलीलियो है। ठीक, हाँ। अच्छा, रिंग्स के बारे में, कौन कौन से रिंग्स हैं तो लिख लीजिए। टोटल ABCDEGH, ये सारे रिंग्स जो है पाए जाते हैं, है ना। ABC से लेके, ए से लेके कहाँ तक? जी तक जाइए, H मत जाइए। अच्छा, ठीक, लिख लो।
तो सबसे पहला जो है डी रिंग देखो सबसे पहला, फिर सी रिंग, ठीक है, फिर बी रिंग, फिर ए रिंग, फिर एफ रिंग और सबसे लास्ट में जी। ठीक है, तो सीक्वेंस लिख लिया है, एक बार मुझे बताना सीक्वेंस एक करके। भैया मछली मार्केट मत बना, एक कोई बताओ। डी सी बी ए, ठीक है, तो उधर नोट कर लो आप लोग सब लोग। सबसे पहला जो रिंग है वो कौन सा है, डी, ठीक है, फर्स्ट रिंग जो है वो आपका डी हो गया, सेकंड हो गया सी रिंग, थर्ड हो गया बी रिंग, फोर्थ हो गया ए रिंग, फिफ्थ हो गया एफ रिंग, सिक्स्थ हो गया जी रिंग और सेवन्थ हो गया ई रिंग। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिए, इस प्रकार से सीक्वेंस जो है नोट कर लीजिए। हो सकता है आयोग जो है परेशान करने के लिए पूछ ले, हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सीक्वेंस नोट कर लीजिएगा, है ना। ये सबसे पहला रिंग कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, छठवा कौन सा है, सातवां कौन सा है। छूट तो नहीं रहा है किसी का, अगर किसी का छूट रहा है तो एक बार हाथ उठा दो। किसी का छूट तो नहीं रहा है, एकदम क्लियर है, एक बार सभी लोग हाथ उठा के बता दीजिए, जयकारा बस मत लगाइएगा। एक बार सभी लोग हाथ उठा दो, क्लियर है सभी को। सभी लोग हाथ उठा दो, सबको क्लियर है ना, केवल पीछे के बच्चे हाथ उठाए हैं। सभी को क्लियर है ना। आगे वाइट शर्ट, रेड रेड शर्ट, क्लियर है ना सभी को। चल, तो 1610 में जो है गैलीलियो ने जो है बैठ के, देखो खलिहर बैठे थे गैलीलियो, कोई काम धाम तो था नहीं, बूढ़ा हो गया था, घर में कोई पूछने उछने वाला था नहीं, तो बैठ के क्या करते हैं, देखो ऐसे ही आदत खराब होती है। पहले बगल वाले के घर में देखते होंगे, फिर उसके बगल, फिर उसके बगल, फिर उसके बगल, फिर उसके बगल, क्लियर बैठे होंगे, सोचेंगे बहुत देख लिया अगल बगल, है ना, तो अपनी खिड़की से बैठ के दीदार कर रहे हैं, है ना। 1610 में इन्होंने देखा था, लिख लीजिए, गैलोरियो ने इसे दूरबीन से पहली बार 1610 में जो है वो देखा था, गैलीलियो ने। अब ये मत करना कि तुम लोग छत पे बैठ के दूरबीन लगा के देखना और बोलना कि अब हम भी सर गैलीलियो बनने वाले हैं, है ना। तो बगल वाले जो अंकल जी हैं जिनके घर में तुम दूरबीन लगाए हो वो तुमको गला के लैलियो कर देंगे गैलीलियो बनाने की जगह। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला उपग्रह जो यहाँ गया था उसका नाम था पायोनियर, 1979 में गया था। सबसे पहला उपग्रह पायोनियर 1979 में शनि की यात्रा की थी। ठीक है ना, पायोनियर, पायोनियर सबसे पहला उपग्रह, पायोनियर 1979 में शनि की यात्रा की थी। ठीक है, ठीक है। ये देखो, इसको जो इमेज, सैटेलाइट इमेज इसका है, वो इस प्रकार से जो है वो आपको शनि जो है वो नज़र आता है ना। ये जो रिंग्स हैं इस प्रकार से जो है वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये जो हैं वो क्या दिख रहे हैं, ये शनि के जो है वो आपको मून्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। ये शनि के मून्स हैं, तो इसका फोटो खींचना हो तो खींच लो, बाद में नोट कर लेना। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है सारे, मिमास, मेथोन, पेंडोरा, हाइपरिंसन। पायोनियर जो सैटेलाइट मैंने बताया था उसका नाम है पायोनियर 1979, पायोनियर 1979।
ये जो है वो सैटेलाइट यहाँ भेजा गया था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और ये सब जो है उसके क्या है, नेचुरल सैटेलाइट। द फर्स्ट सैटेलाइट विच इज सेंट ऑन सैटर्न इज नोन एज पायनियर। हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट्स को, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्लैनेट जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये कौन सा है, यूरेनस, हिंदी में क्या कहते हैं, अरुण। और ये सूर्य से अगर हम बात करें तो सेकंड सबसे दूरी का जो है वो प्लैनेट आपको देखने को मिलेगा। इसकी दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है इसका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है आपको मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। और सन से जो है वो काफ़ी दूर है, इसीलिए ये क्या आपको देखने को मिलता है, ठंडा देखने को मिलता है। तो नोट कीजिए, यूरेनस अरुण, यह सूर्य से काफ़ी दूर है, दिस इज फार अवे फ्रॉम द सन, दैट्स वाई इट इज, आ जाएंगे हिंदी में आ जाएंगे, दैट वाई इट इज, इट इज कूलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, कूलेस्ट, COOLEST, ठीक है ना। या ऐसा लिख सकते हो, दैट्स वाई द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लैनेट इज वेरी लो, ये लिखो, कूलेस्ट की जगह पे छोड़ दो, ऐसा लिखो, दैट्स वाई द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लैनेट इज वेरी लो, ठीक है। यह ग्रह सूर्य से काफ़ी दूर होता है, इसलिए इस ग्रह का तापमान बहुत कम होता है। याद कैसे रहेगा शनि के प्लैनेट्स, ठीक, कुछ ट्रिक दे देंगे। इंग्लिश का यूज कीजिए नोट लिखते टाइम, ओके, थैंक यू। ठीक है, उसके लिए मैं एक कोई ट्रिक दे दूंगा आपको। और कुछ दिक्कत, ठीक है, और कुछ, उसका मैं ट्रिक दे दूंगा जिससे याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में, अरुण के बारे में, यूरेनस के बारे में अगर हम बात करें, तो जो इसके जस्ट पहले हमने क्या देखा, आपको दो प्लैनेट्स देखा, कौन कौन सा, सैटर्न देखा हमने और जुपिटर देखा, ठीक है ना। और सैटर्न और जुपिटर को हमने क्या बात किया, तो हमने कहा देखो गैसेस के बने हुए हैं, ठीक है। और इसके बारे में भी बात करें तो ये भी जो है वो आपको गैसेस से जो है वो बने हुए आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके, इसका जो कलर है वो कैसा होता है, जो इसके यहाँ गैस उपस्थित होते हैं उसके कारण जो है इसका कलर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ब्लू कलर जो है वो देखने को मिल रहा है। डिस्कवरी ऑफ जुपिटर, ठीक है, ओके, वो बता दिया मैंने। इशिता श्रेष्ठ, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ डिफरेंट प्लैनेट, तो जुपिटर का मैंने बताया ही आपको, है ना, सैटर्न का मैंने आपको बताया ही, इशित तो, दोनों का मैंने बताया है, दोनों का मैंने इमेज दिखाया था ना। तुम लोग नोट कर पाए हो कि नहीं दोनों का? एक का पिक्चर लेने के लिए मैंने बोला था, सैटर्न का पिक्चर लेने के लिए बोला था, जो नहीं ले पाए हो वो मैं फिर से पीछे कर दे रहा हूँ, ये ले लो पिक्चर्स, ठीक है ना, ये पिक्चर्स ले लीजिए आप लोग, जो नहीं ले पाए हो ये पिक्चर्स ले लीजिएगा। और कुछ डाउट,
ये पिक्चर्स ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट, वो फोटो खींच लीजिए इसका। रही बात, इसके लिए ट्रिक देखना पड़ेगा, है ना, कुछ ट्रिक इसके लिए। ये देख लेते हैं। और कुछ प्रश्न उधर से, और कुछ प्रश्न? और उधर से जल्दी भेजो दीपक। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। चलो, तो टोटल जो हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है, 83 है, जिसमें से 63 के बारे में अभी तक हमें जानकारी है, और 20 के बारे में भी बहुत सारी जानकारी जो है नहीं है, ये भी आप मेंशन कर लो, ठीक है ना। और कुछ उधर दिक्कत है तो पूछ लो। टोटल जो है वो 83 है, 63 के बारे में हमें जानकारी है, और 20 के बारे में हमें जानकारी जो है वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलें फिर से यूरेनस पे है। अब जैसे हमने यूरेनस के बारे में बात किया तो हमने कहा था यूरेनस का जो कलर है ब्लू क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन। मीथेन की उपस्थिति के कारण जो है इसका कलर जो है वो ब्लू दिखाई देता है। तो ब्लू का कारण क्या है, तो ब्लू का कारण क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस। कौन सा गैस, मीथेन। फॉर्मूला क्या है मीथेन का, CH4, ठीक है ना। और मीथेन कैसा गैस है, ग्लोबल वार्मिंग वाला गैस है कि नहीं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग गैस है। अच्छा, वाटर वेपर है, और जब मैं आपको लाइट पढ़ाऊंगा, जब आपको रेडिएशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं बात करूंगा वाटर वेपर्स जब ज़्यादा होते हैं। अच्छा, कभी तुमने देखा, ऐसा महसूस किया है कि बरसात के बाद जब धूप होती है तो आपको उमस ज़्यादा लगती है, ऐसा क्यों होता है? सितंबर के महीने में आपको उमस ज़्यादा लगती है, अगस्त के लास्ट सितंबर में, ऐसा क्यों होता है? रिलीज होती है, मतलब ओवरऑल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्रीज होता है, टेम्परेचर भी। रिलेटिव एनर्जी ऑफ वाटर वेपर्स, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, कौन सी, कौन सी? नहीं तो उसको वर्ड क्या बोला तुमने, लैटेंट हीट। यार भाई हम कंफ्यूज हो गए भाई कि ये कौन सा नया हीट है। लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा नहीं रिलीज होता है, ठीक है ना। गुप्त ऊष्मा तो एक हाइट पे जाने के बाद रिलीज होगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ और आप पढ़ोगे जब आप एटमॉस्फेयर के बारे में, तो एटमॉस्फेयर के बारे में आप जो चीज़ पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे, कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपका टेम्परेचर जो हो क्या होगा, रिड्यूस होगा। और टेम्परेचर जब रिड्यूस होगा तो उसके कंपेयर में जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ से हीट जो है वो क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि हीट का हमने क्या पढ़ा है, हाई टू लो, ठीक है। तो उसके अंदर जो लेटेंट हीट होगा वो, लेकिन अगर हम अर्थ सरफेस के आसपास अगर हम बात करें तो अर्थ सरफेस के आसपास लेटेंट हीट रिलीज होगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर उसके कंपेयर में ज़्यादा है, समझ रहे हो। अब वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो उसका लेटेंट हीट जो है उसके अंदर जो है वो क्या होगा, उसमें से निकलेगा। और लेटेंट हीट जब निकलेगा तो उसका क्या होगा, वेपर्स किस में कन्वर्ट होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में, है ना, जल की बूंदों में, ठीक है। अब लेकिन मैंने जो प्रश्न पूछा वो मैंने प्रश्न क्या पूछा कि क्यों उमस ज़्यादा होता है, सीधा सा प्रश्न था। जब आप पढ़ोगे वाटर, आपको जब मेरे साथ हीट को, है ना, जब हीट बजट जब पढ़ोगे, हीट बजट है ना, क्वेश्चन आता है आप लोग में हीट बजट, हीट बजट नहीं है, उष्मा बजट से कभी प्रश्न आता है,
कि सूर्य से कितना धरातल पर आता है और कितना ऊपर वापस जाता है, नहीं आता है ना। फिर भी जान क्या वो बीए में वो तो सब सिलेबस है तो आएगा ही। देखो ये मैं थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा अलग होके बता रहा हूँ। जैसे ये जो सन है ना, इस सन से जो ये जैसे आपका सन है, इस सन से जो आपका रेडिएशन आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंग विकिरण। ठीक है, ठीक है। और जो पृथ्वी से ये जो वापस जाता है इसको कहते हैं LWR, यानी कि लॉन्ग वेव रेडिएशन या लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या हिंदी में कहते हैं पार्थिव विकिरण। क्या कहते हैं? पार्थिव। ये कहीं साइड में लिख लो, ठीक है ना, पार्थिव विकिरण साइड में लिख लो, इस टॉपिक से अलग का चीज है, लघु तरंग विकिरण। ठीक है ना। अब होता क्या है, मैंने इसलिए पूछ लिया मीथेन यहां था क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है और आप लोग गलती कर देते हो। ठीक है, तो जब हमारी पृथ्वी जो सबसे ज्यादा गर्म जब होती है तो किससे होती है? सूर्य से जो आ रहा है उससे गर्म होती है, या सूर्य से जो जा रहा है उससे गर्म, पृथ्वी से जो जा रहा है उससे गर्म होती है? पृथ्वी से जो जा रहा है उससे गर्म होती है। यानी कि जो हमारे पृथ्वी ने जो दिन भर प्राप्त किया, अब उसके बाद जो वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा, बाहर उत्सर्जित करेगा, एमिट करेगा। ठीक है ना। तो जो एमिशन होगा, ठीक है ना, जो उत्सर्जन होगा, उस उत्सर्जन के बीच में जब हमारे वायुमंडल में जब आओगे, वायुमंडल की सबसे निचली लेयर जिसको कि हम ट्रोपोस्फेयर यानी कि जो क्षोभ मंडल कहते हैं, तो क्षोभ मंडल में आपको क्या देखने को मिलेगा? गैसेस देखने को मिलेगा। और गैसेस का डेफिनेशन क्या है? गैस क्या होता है? गैस इज द कंपोजिशन ऑफ, अरे ये आपको जो एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, तो एटमॉस्फेयर का जो डेफिनेशन है वो क्या है? तो एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है आपका? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है ना। और मिक्सचर ऑफ गैसेस के अलावा क्या है? तो डस्ट पार्टिकल है। डस्ट पार्टिकल के अलावा क्या है आपका? वाटर वेपर है। तो वाटर वेपर की मात्रा जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही क्या होगा? आपका तापमान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि LWR जो है उसको क्या करेगा, जो नीचे से आपका पार्थिव विकिरण जो हो रहा है उसको क्या करेगा? वो अवशोषित करेगा। और अवशोषित जब करेगा तो वो हीट को पृथ्वी के धरातल से बाहर, वायुमंडल से बाहर जाने ही नहीं देगा, इसलिए आपको गर्मी महसूस होता है। समझ रहे हो ना। तो गर्मी उस किसके उमस के रूप में वो गर्मी रहता है। ठीक है ना। और उस समय आपको क्या होता है, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। और इसलिए आप देखोगे कि इस मौसम में आपको बीमारियां ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना। और इस मौसम में आप क्या देखोगे कि बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। ठीक है, ये चीज़ देखा। दूसरा, कभी तुमने ध्यान दिया है कि अफ्रीका में जो विषुवत रेखा के आसपास के जो देश हैं वहीं सबसे ज़्यादा बीमारियां क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि वहाँ दिन भर क्या होते हैं? तेज धूप होगा, शाम को वर्षा हो जाएगी। कभी तुमने ध्यान दिया है कि भारत में जो बीमारियां आती हैं वो मैक्सिमम केरल की तरफ से ही क्यों आती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, नहीं, इक्वेटर के पास है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास तो इधर इक्वेटर के पास का एरिया है ना। तो इक्वेटर के पास का एरिया है, तो इसलिए वहाँ भी हम क्या देखते हैं, कभी कभी ये कंडीशन बनने लगते हैं। इसलिए भारत में भी जब देखोगे मैक्सिमम बीमारियाँ जो हैं वो उसी साइड से देखने को मिलेगी। ठीक है। तो कभी कभी दिमाग में आ गया यार सब बीमारी केरल से क्यों हो रही है। कोविड को भी हमने देखा। ठीक है। तो कोविड इसलिए नहीं हुआ कि केरल में, कोविड इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा केरल के जो लोग हैं या उस एरिया के लोग हैं वो अरब कंट्री में जो है वो जॉब करने चले जाते हैं। तो वो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन जब ज़्यादा होगा तो बीमारियाँ आएंगी भाई। जब ज़्यादा घूमेंगे तो कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, तो कभी कभी अगर आपसे कभी आयोग ये बहुत पूछता है और बहुत मिस्टेक करते हो आप लोग। वाटर वेपर को आप ग्लोबल वार्मिंग गैस में लेके जाते ही नहीं। वाटर वेपर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग ही गैस है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब हीट को निकलने नहीं देगा तो हीट कहाँ रहेगा? आपके वायुमंडल में। और एटमॉस्फेयर में, आपके वायुमंडल में जब रहेगा तो वहाँ अगर कहीं बर्फ होगा तो बर्फ पिघलेगा। कभी एक चीज़ और ध्यान तुमने दिया है कि सितंबर के महीने में बर्फ बहुत तेज़ी से पिघलता है। अच्छा, सब कुछ छोड़ो, एक चीज़ याद करो, जब बचपन में तुम लोग बर्फ़ खाते थे, वो जो पुई पुई करके बेचने आता था ना, वो पों पों करके बजाता था, तो जब तुम देखते थे जब बारिश होने वाला जो मौसम रहता था तो क्या कहता था कि मेरा बर्फ़ आज जल्दी पिघल जाएगा। जब बादल उदल घेरे रहते थे, है ना, तो उसका बर्फ़ जल्दी पिघलता था। कारण यही रीज़न। अगर नहीं ध्यान होगा तो बचपन का अपना वो याद करना, नहीं तो अभी भी जो बर्फ़ बेचने वाले हैं, है ना,
उनसे कभी पूछना कि तुम्हारा बर्फ कब जल्दी पिघलता है। जुलाई के महीने में जब मानसून की एंट्री होनी शुरू हो जाती है, जब थोड़ा सा बारिश का जो मौसम आने लगता है, बारिश होता नहीं है, मौसम आया हुआ रहता है, बना रहता है, लगेगा कि बारिश हो जाएगा, उस समय पिघलता है कि मई के महीने में पिघलता है जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होता है, तो तुमको बता देगा। तो इसका मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन तुमसे ज्ञानी है, क्योंकि उसके अनुभव जो हैं उसको नहीं पता है ये सब कि क्यों पिघलता है, लेकिन उसका अनुभव ये कहता है कि पिघल जाएगा, इसलिए वो जल्दी बेच के भागने के चक्कर में रहता है कि जल्दी बिक जाए, जल्दी बिक जाए, जल्दी बिक जाए। ठीक है, तो कारण समझिएगा। तो ये जो होगा क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, है ना। तो वाटर वेपर भी जो है एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, किसके, ग्लोबल वार्मिंग के। और वाटर वेपर्स की मात्रा भी हमारे वायुमंडल में बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे कारण है। सवेरे सवेरे उठोगे, चाय बनाओगे, वेपर्स निकलेगा, खाना बनाओगे, वेपर्स निकलेगा, पानी गर्म करोगे, वेपर्स निकलेगा। तो ये वेपर्स हमारे वायुमंडल में एक्स्ट्रा हो गए ना, हुए कि नहीं। एक नॉर्मल प्राकृतिक रूप से जो है वो वायुमंडल में जलवाष्प हैं, और एक आपने क्या किया, जबरदस्ती सवेरे शाम ठूस ठूस के जलवाष्प आपने बढ़ाया, तो बढ़े तो जाएंगे कहाँ, आपके वायुमंडल में ही कहीं ना कहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे, वायुमंडल में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ जानिए। चलिए फिर से हम लोग आ जाते हैं कहाँ, यूरेनस पर। तो यूरेनस के बारे में हमने जो बात किया, हमने क्या कहा कि ये ब्लू प्लैनेट है, और ब्लू क्यों देखने को मिल रहा है इसका कलर, क्योंकि मीथेन की जो है वो, ठीक है, यहाँ उपस्थिति है। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अगला जो है वो क्या है आपका, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये है आपका नेपच्यून यानी कि वरुण, और ये सबसे लास्ट ग्रह है आपका सौरमंडल का। ठीक है ना, सूर्य से काफी दूर पे ये जो स्थित है। तो लिखिए नेपच्यून के बारे में, यह सौरमंडल का 8वां ग्रह है। दिस इज द 8th प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। दिस इज द 8th प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यह हमारे सौरमंडल का 8वां ग्रह है। ठीक है, व्यास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर, व्यास के आधार पर, व्यास के आधार पर, व्यास नहीं, व्यास तो गाने वाले हो जाते हैं ना, व्यास के आधार पर वो, ठीक है ना, व्यास के आधार पर यह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर दिस इज द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। द मास ऑफ नेपच्यून is 17th या 17 टाइम्स मोर देन अर्थ। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। द मास ऑफ नेपच्यून इज 17 टाइम्स मोर देन अर्थ। ठीक है, ठीक है, आगे लिखिए। नेपच्यून को सबसे पहली बार 1846 में खोजा गया। इट इज डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम इन 1846। It is discovered first time in 1846। ठीक है, छूट तो नहीं रहा है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हीट बजट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये तुम लोग जो बोल रहे हो ना कि नहीं आता है, तुम पक्का सिलेबस नहीं देखे। एक बार सिलेबस देखो कि हीट बजट इंपॉर्टेंट है भाई, हीट बजट से प्रश्न आएगा। कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो तुम, जो बता रहे हो जिसमें नहीं आता हुआ कहने वाले कौन कौन हो, और किस एग्जाम को बता रहे हो? कौन सा? ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन बेस्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें तो पक्का है यार। क्लास 12th बेस्ड एग्जाम में भी आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पक्का क्वेश्चन आता है, हीट बजट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आता है जी। सिलेबस देखो, जो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना आप लोग, उस सब का सिलेबस गूगल बाबा है ही आपके पास, तो गूगल बाबा से पूछिए, वो आपको बताएंगे, उनको डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट करके रख लीजिए।
तो एक बार सिलेबस आप मिला लीजिएगा। अच्छा ज्योग्राफी में मुझे पढ़ना है, मुझे कहाँ तक देना है, ये यहाँ तक एग्ज़ाम देना, अच्छा ये सारे सिलेबस कॉमन है, ये कुछ ऐसे हैं जो कि सभी में नहीं आ रहे, ठीक है, तभी तो होगा ना। नहीं पता चला क्वेश्चन पूछ देगा तो वहाँ मुंह बा के चले आओ जाएगा, और उसी एक क्वेश्चन के चक्कर में क्या हो जाएगा, कंपटीशन से बाहर, यही होगा ना। बहुत सारे आप में से बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ हैं नहीं, उनकी भी बात करूँ तो वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, और फाइनल जो मेरिट बनता है उससे पॉइंट्स में बाहर हो जाते हैं, होता है ना, एक नंबर से निकल भी जाता है और आधे नंबर से भी कम में बाहर हो जाते हैं, पॉइंट्स में भी बाहर हो जाते हैं। तो हम लोग ये पॉइंट्स पॉइंट्स का खेल क्यों खेलें, हम लोग कोशिश करें ना कि हम 10-15 क्वेश्चन ऊपर रहें, ठीक है, कि पॉइंट पॉइंट के, क्योंकि कई जगह हम देखते हैं, एक बार मेरे साथ एक घटना हुई थी बीपीएससी में 2014 में, पीटी था, 103 कट ऑफ गया था और मुझे मिला था 104, ठीक है, रातों रात उस समय लालू जी की सरकार थी, रातों रात अब हम खुश हो गए कि चलो भैया बीपीएससी, और उसके बाद आज तक हमने बीपीएससी भरा ही नहीं, ऐसा धक्का लगा हमें। अररिया सेंटर पहुंचा था, चप्पल हाथ में उठाए हुए लगभग 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर, बड़ा ही ख़राब है बिहार, 8-9 किलोमीटर पैदल गए, सेंटर पे पहुंचे, गर्मी का महीना था, ना खाने को कुछ ना पीने को कुछ, हर जगह एक ही चीज़ मिलता था, वो मिलता था मछली भात, ठीक है, बड़ा सस्ता मिलता है, बिहार वाले जाओगे ना उधर खाने वाले जो होंगे बहुत सस्ता मिलता है, मुर्गा वर्गा भी बड़ा सस्ता मिलता है। पहुँचे, रातों रात रिजल्ट चेंज, हमारा नंबर आ गया 102 और कट ऑफ रहा 103। हमको यही नहीं समझ में आया कि रात में 2 बार रिजल्ट क्यों आया और नंबर कैसे कम हो गए। तो समझ में आया कि सब भाई झोल है इसमें, है ना, और बिहार पीसीएस वैसे ही बदनाम है, तो इसलिए भाई हमने वही गलती की, एक नंबर से खेल रहे थे, तो एक नंबर से मत खेलो कभी भी, बड़ा रिस्की होता है। कोशिश करो कट ऑफ जितना आने वाला होगा उससे 10-15 नंबर ऊपर रहो, कि कोई घोटाला करने वाला भी रहेगा ना तो आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं होने वाला, आप सेफ जोन में, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया है ना। अच्छा इसको ढूंढा किसने था, तो ये व्यक्ति जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना, यही व्यक्ति खलीहर बैठा हुआ था जिसने ढूंढा था और आपके लिए क्वेश्चन बना दिया, है ना? तो इस व्यक्ति का नाम क्या है, जीन जोसेफ ली वेरियर, जीन जोसेफ ली वेरियर, खलीहर बैठा था, कोई काम धाम था नहीं। अच्छा मैक्सिमम तुम देखोगे ना जो ढूंढने वाले हैं बुजुर्ग हैं, खलीहर बैठे रहते हैं, देखो अपने यहाँ भी बाबा लोग को देखोगे खलीहर बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, ये भी खलीहर बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ जो है वो ढूंढ दिए, ठीक है, ठीक है। अब इस यूरेनस के बारे में अगर हम बात करें तो यूरेनस का जो कंपोजिशन देखेंगे, तो इस यूरेनस में अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें हमें आइस देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि अर्थ से ये सन से काफ़ी दूर है, तो टेम्परेचर नहीं पहुंच पाता बहुत ज़्यादा, तो ये ठंडा है ना, लेकिन है गैस का बना हुआ। इसमें जो गैसेस मिलती हैं उस गैसेस में अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी गैसेस मिलेंगी, तो हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस जो है उसमें देखने को मिलेगा, कौन कौन सा, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम, ये दोनों गैस जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा अगर कोई तीसरा गैस है तो वो है मीथेन, लेकिन सबसे ज़्यादा गैस कौन सा मिलेगा यहाँ, हाइड्रोजन मिलेगा 83%, उसके बाद हीलियम मिलेगा 15% और 2% के आसपास जो है वो आपको मीथेन देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये रहे आपके नेपच्यून बाबा, हाँ, 83, 15 और 2 मीथेन, हाइड्रोजन हीलियम और मीथेन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मली सैटेलाइट तो आपने बात किया, ये जो है वो कौन से हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। इसके बारे में क्या लिखोगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमारे अंतरिक्ष में जो जो मौजूद होते हैं, लिखना उखना कुछ नहीं है, बस समझ लो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या देखने को मिल रहा है, कभी देखो इसको रात में, कभी वर और मांगे उससे, हाँ, नहीं मांगे। रात उत में, और टोक वोक दोगे तो दादी उदी क्या बोलती थी, मत बोल मत बोल, हाँ, तो ये आपको देखने को मिल रहा है,
वाइट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। ये कलर दिख रहा है, ठीक है, ये चीज दिखा। इसके बाद ये क्या है? कॉमेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? धूमकेतु किसको कहते हैं? तो फिर क्षुद्र ग्रह क्या होता है? उल्कापिंड क्या होता है? हाँ, जो एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। उल्का का मतलब क्या होता है? कभी गर्मी उर्मी के मौसम में सुनते हो, भोजपुरी में सब करते हैं, कहते हैं उल्का उड़ रहा था। जैसे आग का गोला एक जगह से उठे और दूसरे जगह जाके गिरे। गांव में देखे हो कभी? हाँ, विदेश से आए हो? अरे गांव में कभी आग उग लगते देखे हो गर्मी के दिनों में? तो देखते हो कि एक जगह से उड़ते हुए ऐसे उठ के आग दूसरे जगह आते हो। तो घर के बुजुर्गों से जब बात करोगे तो कहेंगे उल्का है। और उसके आगे क्या लग गया? पिंड लग गया। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये आपका क्या है? तो सबसे पहले आपने जो देखा वो क्या है आपका? इसको हम क्या कहेंगे? हाँ, तो इसको कहेंगे धूमकेतु, कॉमेट्स। ठीक है, धूमकेतु के बारे में लिखो पहले। ग्रहों और उपग्रहों की तरह, ग्रहों और उपग्रहों की तरह, बड़ा लंबा क्लास चल गया यार। कितने बजे से चालू हुआ था? 8 बजने वाला है, समय का पता भी नहीं चला। ग्रहों और उपग्रहों की तरह धूमकेतु भी सौरमंडल का ही हिस्सा होता है। Comets is also a parts of solar system as like planets and satellite. Comets is also a part of our solar system like planet and satellite. ठीक है, ठीक है। इसका निर्माण बर्फ, गैस और धूल कणों से होता है। इसका निर्माण बर्फ, गैस और धूल कणों से होता है। It is made by ice, gas and dust particles. It is made by ice, gas and dust particles. ठीक है, ठीक है। ये हो गया भैया आपका क्या, देख रहे हो एकदम मस्त, ऐसे ही बजरंगबली का दिखता होगा, काटते हुए सब जाते होते हम। ठीक है, अब ये देखो, ये जो उल्का पिंड वाला ना, ये दैनिक भास्कर के उससे लिया गया। देख रहे हो, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसा और क्या हुआ? फ्रिक्शन से, घर्षण से जो है इसमें आग लग गई। आपको याद है कल्पना चावला का नाम सुना है? क्या हुआ था कल्पना चावला के साथ? जो स्पेस शटल था वो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, क्या हुआ? फ्रिक्शन हुआ और फ्रिक्शन से आग लग गई। इसमें भी जो आग लगी हुई है क्या है? फ्रिक्शन के चलते आग लगी है। ठीक है ना? तो ये एक घटना आपको देखने को मिली। ठीक है, तो इसको नोट करो आप लोग। उल्कापिंड लिखा है, उल्कापिंड लिखिए। ठीक है ना? उल्कापिंड चट्टानों के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े होते हैं। उल्कापिंड चट्टानों के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मेटियोर्स। ठीक है ना? मेटियोर्स या मेट्रॉइड्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। कॉमेट्स, ठीक है, मेटियोर्स और
तीसरा क्या था? एस्ट्रॉइड्स। तो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो क्या है ये आपका? मेटियोर्स या मेट्रॉइड्स। उल्का पिंड चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं। Meteors is a small particles of rocks. Meteors or meteoroids are small particles of rocks which enters into Earth's atmosphere from universe, स्पेस, यूनिवर्स नहीं स्पेस, ठीक है। आगे लिखिए। इन टुकड़ों का हवा के साथ घर्षण होता है जिससे यह प्रकाश की लकीर की तरह चमक उत्पन्न करते हैं। Due to the friction with atmosphere, it emits light, ठीक है, हो गया। अब यहाँ हम लोगों ने देखा था जिसको, उस पर हम आ जाते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। और इसी के साथ आपका सोलर सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और इस पे कल हम लोग 50 टॉप क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आप यूट्यूब पे, है ना, सब लोग जुड़े हो ना यहाँ, सबके डिटेल्स है ना यहाँ, ठीक। तो लिखिए क्षुद्र ग्रह। यह चट्टानों के बड़े टुकड़े वह खगोलीय अपना, अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी, तो 20% ऑफ जो है, जो 15 तारीख था उसको बढ़ाकर जो है वो 21 तारीख से तक कर दिया गया है। 16 तारीख से 21 तारीख के बीच में अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके फ़ी में जो है वो 20% जो है वो ऑफ मिलेगा। एक साल का फ़ी जो है वो 10,299 है, वो आपका घट के 8,239 हो जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और जियो का क्रैश कोर्स चल रहा है। इसके अलावा यूपी पीएससी प्री का जीएस क्रैश कोर्स चल रहा है, इसका भी आप लाभ उठा। कोड आपको याद है, रिन्यू अगर कर रहे हैं तो नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का ही प्रयोग कीजिए। इसके अलावा अगर आप बिहार पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी दोस्तों, अगर आप 69th और 17th फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं जिसका 8 महीने का है, 7,999 फीस है, लेकिन अनूप 10 कोड को यूज करने पर जो है वो आपको मात्र 3,000 जो है वो 199 में जो है ये एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा 68th मेंस का जीएस पेपर 1 के लिए 1,999 और 68th मेंस जीएस पेपर 2 के लिए 2,399 में भी आपके लिए सुविधा उपलब्ध है, तो इसका आप लाभ उठाइए। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपके लिए बहुत ही शानदार योजना आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ भी आप 20% और 3 मंथ का एक्सटेंशन पा सकते हैं। कोड क्या यूज करना है दोस्तों, याद ही है आपको, कोड यूज करना है अनूप 10 और इस कोड के माध्यम से आपको आपके फी में जो है वो ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये और भी आपका एमपीपीएबी व्यापम का जो है इसका भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत सारी जानकारी है आपके लिए, ठीक है। तो इन सभी का जो है वो आप लाभ ले सकते हैं। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है